हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल सेट जो 2023 टू 24 सेशन वालों के लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना ये होगा कि फुल मार्क्स कितना का है 80 और 3 घंटा का आप लोगों को समय दिया जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है, कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम लोग यहाँ 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे तो क्या 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है क्या। तो नहीं, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल नहीं रहता है, बल्कि वो जैक खुद देता है। जैसे अगर आपको बता दें कि अगर आप 79 मार्क्स यहाँ लाते हो तो आपका जो जैक में जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आप लोगों का 99 मार्क्स उसमें रिजल्ट में आपका छपा रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ 78 लाते हो तो वहाँ कितना रहेगा, 98 रहेगा। मतलब आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। यहाँ जितना नंबर कम लाओगे उतना नंबर उसमें भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ 79 लाओगे तो वहाँ 100 में से उतना कम हो जाएगा। जैसे यहाँ एक कम हुआ 80 में से, तो वहाँ 100 में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिकल नहीं रहता है इसमें, ये जैक द्वारा आपको खुद से मिलेगा। तो थोड़ा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। प्रत्येक के लिए 1-1 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 से 38 मतलब टोटल कितना प्रश्न हो गया, 7 में से आप लोगों को किन्हीं 6 को बनाना है। उसमें से 2-2 मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है, 6 को बनाना है, 7 को दिया है। इसमें भी वही बात है, 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6 प्रश्न का उत्तर देना है, 3 अंक निर्धारित रहेगा। तो इसमें भी 7 प्रश्न में आप लोगों को 6 को बनाना है। हाँ, दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा हेल्प किया है। हेल्प क्या किया है कि इसमें 2 को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। मतलब प्रश्न संख्या 47 से 52 कितना क्वेश्चन हुआ, 6 क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए रिलेशन आर इज सेट 1 to 3 इज गिवन बाय। रिलेशन दिया गया है, देन द रिलेशन आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों। तो मॉडल सेट आने से हम लोगों को ये पता चल जाता है ना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर आप लोग बोलोगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप क्यों नहीं करवा रहे थे, तो इसलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि प्रीवियस ईयर का हर एक साल पैटर्न चेंज करते जा रहा है। तो पैटर्न चेंज अगर कर दे रहा है तो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए हम लोग मॉडल सेट का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि जो रिलेशन चैप्टर है उससे आप लोगों का ऑर्डर पेयर का ही सवाल पूछा जाएगा। जिसमें इसमें होता है आप लोगों का कंडीशन का भी सवाल हो जाता है। जैसे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। कंडीशन वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। जो ऑर्डर पेयर दिया रहेगा उसी का आप लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन, इससे रिलेशन से। तो चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर मौजूद है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। जैसे 1 का डबलेट 1 है, 2 का डबलेट 2 है, 3 का डबलेट 3 है, तो इसको रिफ्लेक्सिव बोल देंगे, एक ही बार बोलेंगे। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि रिलेशन को नहीं देखना है, मतलब सेट को नहीं देखना है। सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना है बल्कि रिलेशन को देखना है। रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1-1 का 1-1 उल्टा, 2-2 का उल्टा 2-2 खुद है, 1-2 का उल्टा 2-1 है, नहीं है। 1-2 का उल्टा 2-1 नहीं है, तो आगे चेक नहीं करेंगे, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव बोलता है 2 को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। और अगर फर्स्ट और लास्ट अगर आर के अंदर है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं। थोड़ा लिख के समझा दीजिए। तो चलिए समझाते हैं। 1-1 है, 1-1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला है 1-2, तो 1-2 है। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, तो है 1-1 है, 1-2 भी है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोगों को देखना है फर्स्ट और लास्ट, मतलब 1-2 क्या आर के अंदर है 1-2, तो हाँ 1-2 है। लेकिन सबके लिए चेक करना पड़ेगा, तो 1 से और कहीं स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो अब हम 2-2 के लिए चेक करेंगे, तो 2-2 है। अब 2 से कहीं स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ है 2-3, 2-3 है ना, तो 2-3 इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट क्या 2-3 आर के अंदर है, तो हाँ 2-3 भी मिल गया। मतलब अब 2 से कहीं स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो मतलब पहला चेक कर लिए, दूसरा भी चेक कर लिए, उसी तरह से तीसरा भी चेक करना होगा।
ठीक है। तो तीसरा चेक करते हैं, 1 2 है, 2 3 है आर के अंदर, मतलब दो को ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 2 है तो लास्ट 2 से कर रहा है तो 2 से स्टार्ट भी हो रहा है, तो हम लोगों को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या 1 3 आर के अंदर है, 1 3 आर के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब दो को ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लेना जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट देखेंगे, अगर फर्स्ट और लास्ट भी हो जाएगा तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोल देंगे, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ ट्रांजिटिव ही नहीं हुआ, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है f(x) बराबर x³ बी द फंक्शन विथ डोमेन दिया गया है और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स पूछा जा रहा है। मतलब डोमेन दिया फंक्शन का और पूछा जा रहा है एफ इनवर्स का, मतलब फंक्शन का इनवर्स करेंगे तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं इधर एरो डायग्राम, ठीक है। डोमेन इधर लिख देते हैं 0 1 2 3 ये चीज़। अब फंक्शन दिया गया क्या, f(x) बराबर में दिया गया x³, ये चीज़ हम लोगों को दिया गया। अब चलिए इसमें हम लोग रखते हैं क्या 0, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 0 से कनेक्टेड हो जाएगा। उसी तरह से f(x) के जगह क्या रख देंगे 1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 1 का क्यूब 1 ही यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, आप लोग समझ सकते हो। फिर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27। तो ये अभी हो गया डोमेन, ये क्या है डोमेन है, ये क्या है तो रेंज है, ये डोमेन और ये रेंज। अब बोल रहा है एफ इनवर्स, तो जब इन्वर्स करोगे तो जो रेंज है ये रेंज है, तो रेंज है वो बन जाएगा डोमेन और जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज। क्या बोलें फिर से ध्यान से सुनना है। अगर फंक्शन का अभी हम लोग देखें तो ये है डोमेन शुरू से, मतलब फंक्शन का ये क्या है डोमेन, ये क्या है रेंज है, लेकिन इसका बोल रहा है एफ इनवर्स का बताइए। तो इन्वर्स का क्या कर देना है, जो रेंज है उसको डोमेन कर देना है, जो डोमेन है उसको क्या कर देना रेंज। तो इसका क्या हो जाएगा डोमेन ये वाला, मतलब 0 1 8 27, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाहर में सैन, तो हम लोगों को सोचना है कि अंदर में भी किसी तरह अगर सैन बन जाएगा तो एक प्रॉपर्टी का अप्लाई कर सकते हैं, सैन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर में क्या हो जाता है, तो बराबर में एक्स हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग प्रॉपर्टी लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो बाहर में सैन, तो यहाँ हम लोग सैन कैसे लाएंगे, तो थोड़ा दिमाग लड़ाना है, दिमाग बुतरू वाला है। क्या है यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है पी और बटे में बी, तो बी के जगह कुछ नहीं तो नीचे में हम लोग 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो पी बाय बी आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है, पी बाय बी दिया गया। हम लोग साइन में रिलेशन क्या जानते हैं पी बटे एच, तो हम लोगों को एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर, तो पी की जगह क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये चीज़ हो गया। तो एच आ गया, पी तो हम लोगों के पास एक्स है, पी एक्स है ना, तो अब हम लोग इसमें बदल देंगे सैन इन्वर्स पी, तो पी की जगह एक्स है और बटे में रूट अंडर एच की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, जैसे 5 + 2 लिखें या 2 + 5 लिखें, बात तो बराबर है ना। तो ये चीज़ होगी। अब साइन है बाहर में, अंदर में भी साइन है, तो उतर जाएगा एक्स, तो एक्स की जगह क्या है एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, बात बराबर ही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला नहीं मार देना ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कॉट इनवर्स 1/√3 कितना डिग्री, अच्छा शॉर्ट में बता दें कि लॉन्ग में, तो चलिए लॉन्ग ही शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स 1/√3 मतलब कॉट में कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, सोचना है कॉट में कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, तो 60 डिग्री मान। तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 नहीं लिखते हैं, तो π/3 लिख दिए माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखना है कॉस के अंदर में क्या है, कॉस के एंगल में माइनस है, और हम लोग प्रॉपर्टी जाते हैं कि कॉस इनवर्स -θ अगर रहता है तो कॉस सेक और कॉट क्या करता है पाई लेके बाहर निकलता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आ जाएगा π/3 माइनस पाई, और यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना, कॉस इन्वर्स 1/2 मतलब कॉस में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, कॉस में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री मान। तो यहाँ माइनस है और माइनस ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और π/3 मतलब 60 डिग्री मान 1/2 होता है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर तो हम लोगों का आना ही है, π/3 2π/3 हो जाएगा, और माइनस में पाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इधर कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। 2π में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, और 2π माइनस में 3π, यानी माइनस π/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2x + y = दिया गया है। अच्छा, हम लोग को सबसे पहले x का मान निकालना है, तो देखते हैं केवल अकेला x कहाँ है। अगर अकेला x वाला मिल जाए तो हम लोगों का काम बन जाएगा, पहले x का मान निकल जाएगा, फिर उस x का मान हम लोग y में रख देंगे तो निकल जाएगा मान। चलिए इसको इक्वेट करते हैं, 4x = x + c। अच्छा, क्या बोल रहा, मैट्रिक्स दिया गया, बोल रहा देन द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो मतलब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये यहाँ का ये 1 2, यहाँ का a11 यहाँ के a11 के बराबर, यहाँ का a12 यहाँ a12 के बराबर, यहाँ का 2 1 यहाँ की 2 1 के बराबर, यहाँ का 2 2 यहाँ के 2 2 के बराबर। आप लोग खुद समझते ही हो। 4x इधर x लाएंगे तो हो जाएगा 3x, 4x में x जाएगा 3x। देखिए अब यहाँ से x बराबर आ गया 2। अब जब x का मान 2 आ गया तो यहाँ तो अभी आप सही नहीं कर सकते हो ऑप्शन, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो अब x का मान निकालने से केवल नहीं होगा, अब x का मान हम लोगों को किस में रखना होगा। तो चलिए एक हम लोग और इक्वेशन मान लेते हैं, किसको, 5x - 7 = y, ठीक है। 5x - 7 = y, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ किसका मान रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो जैसे ही x का मान रखेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10 माइनस में 7 = y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3 = क्या हो जाएगा y, मतलब y का मान हम लोगों को आ गया 3। तो y का मान 3, x का मान 2। तो ऐसा नहीं कर देना कि y यहाँ है 3 यहाँ 2, तो 3,2 वाला मार दें ऑप्शन। तो यहाँ 3,2 हालांकि यहाँ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ 3,2 भी वो ऑप्शन दे सकता था। तो हमेशा यहाँ बोल रहा है x का मान पहले y का मान बाद में। तो x का मान पहले कितना है 2, y का मान 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ 3,2 रहता तो 3,2 नहीं मार देना यहाँ देख के कि यहाँ 3 आया यहाँ 2 आया जल्दीबाजी में, ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी भी। अब चलिए इसका तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ट्रिक जरूर बता सकते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ प्लस दिख गया तो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस दिख गया तो उसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ गए, अगर मेरा आप ट्रिक का अप्लाई करोगे तो थोड़ा एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 1/2 ये प्लस तो यहाँ दिया गया ना माइनस एक का ट्रांसपोज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ एक चीज़ और, AB - BA, ट्रिक क्या बताएं कि अगर प्लस रहेगा तो सिमेट्रिक, माइनस रहेगा तो उसकी सिमेट्रिक, तो दोनों का आंसर सही एक ही होगा। अब क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू बराबर है, तो x का मान। चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। हाँ मैट्रिक्स नहीं है कि दोनों को इक्वेट कर देना है, a11 a11 यहाँ का a11 यहाँ का a11 यहाँ का a12 यहाँ का a12, ऐसा मैट्रिक्स में होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करना है। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, माइनस लगा के 4 × 12 = ऊपर से नीचे आते हैं सबसे पहले, 5 दूनी 10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 3 दूनी 6x, ठीक है। अब x वाले, अच्छा यहाँ 5 दूनी सॉरी गलत हो गया, फिर से 5 दूनी 10, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 4 × 12 = ऊपर से नीचे आएंगे 5x, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 3 दूनी 6x, 5x में 6x जाएगा तो माइनस में x, अच्छा 10 में 12 जाएगा माइनस में 2, माइनस माइनस कट जाएगा, x = 2। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय। चलिए इसको अगर आप बनाने लग जाओगे तो बहुत लॉन्ग चल जाएगा, तो इसका ट्रिक भी बता देते हैं हम। ट्रिक क्या है कि दोनों को इक्वेट करना है। अगर
अगर कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब क्या है, LHL और RHS इक्वल होगा। तो AX + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BX और प्लस में BX + 3। अब क्या करना है, 3 पर कंटिन्यूस है तो x की जगह 3 रख देना है, अगर 4 पर कंटिन्यूस रहेगा तो x की जगह क्या रख देना है, 4 रख देना है। तो हाँ एक्चुअल में यहाँ 3 का पॉइंट दिया है तो 3 पर कंटिन्यूस भी बोल रहा है, मतलब a × 3 क्या करना है, x की जगह 3 रखना है, तो a × 3 + 1 इज इक्वल टू b × 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3a, अच्छा कर ही देते हैं 3a, ये 3b को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड तो 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 1 को राइट साइड भेज देते हैं तो 3 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3a - 3b, 3a - 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। 3 कॉमन लेके हम लोग इधर कर देते हैं राइट साइड, तो a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो इधर गुना में रहेगा तो इधर भागा में आ जाएगा 2/3। अच्छा इसको इधर कर देते हैं 2/3, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, y = log x। तो चलिए इसको मान के चलेंगे ये x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x की जगह log x है, तो log x है, ठीक है। ये हो गया किसका, log x का। अब यहाँ क्या है, तो log x है, तो log x का फिर से करना पड़ेगा 1/x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 1/x log x, 1/x log x, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, √x, तो √x का क्या होता है 1/2 √x, तो सिंपल बात है भाई, ये आप लोग डायरेक्ट याद भी किए होगे। प्लस अच्छा x का फिर करेंगे तो हो जाता है 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। √y का तो 1/2 √y, √y का 1/2 √y। हाँ यहाँ x था तो x का करते हैं 1 आता है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ y है तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, a b c सब रहेगा तो कांस्टेंट रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर 1 2 3 रहेगा तो वो भी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/2 √y इंटू dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/2 √x, यही ना होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इधर ये गुना में है, गुना में है ना, तो इसको भागा में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा जगह की कमी है तो लिख देते हैं फिर भी dy/dx इज इक्वल टू -1/√x 2 √x, ठीक है 2 √x। इधर ये गुना में है तो इधर भागा में लाएंगे, ये गुना में है तो इधर नीचे लाएंगे भागा, तो भागा फिर गुना में बदल देंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, मतलब 2 √y ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1 नीचे में, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस में √y/√x, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाता है, y = tan 1 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x², dy/dx पूछ रहा है। तो आप लोगों को एक ट्रिक पता होना चाहिए, ट्रिक के क्या पता होना चाहिए कि अगर आप tan 3θ का फॉर्मूला जानते हो, tan 3θ का फॉर्मूला जानते हो तो क्या होता है 3 tan θ - tan³ डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan²θ। चलिए tan की जगह आप x रखिए तो क्या आ रहा है किसका, तो 3 tan θ का फॉर्मूला में tan की जगह अगर x रख दोगे तो क्या ये चीज़ आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसका फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला tan 3θ का है तो वहाँ 3 को आगे बढ़ा देना है, मतलब 3 tan 1 x का ये फॉर्मूला है। उसी तरह से अगर रहेगा sin इन्वर्स क्या रहेगा बताइए आप, तो sin इन्वर्स है तो sin 3θ का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin θ मतलब x माइनस sin³ θ मतलब x³, तो ये क्या हो जाएगा, तो वहाँ होता है sin 3θ का फॉर्मूला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 sin इन्वर्स x का फॉर्मूला। बात समझना है, बात क्या समझना है, यहाँ 3x - x³ है तो केवल क्या कहिए कि साइन की जगह x कर दिए, तो साइन की जगह x कर दिए तो वहाँ होता है तो sin 3θ का, तो यहाँ 3 sin इन्वर्स x का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको याद ही रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट से याद रखोगे तो जल्दी याद रह जाता है। y = tan 1 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x², 3 tan 1 x का फॉर्मूला होता है, तो 3 tan 1 x को डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है,
3 tan इनवर्स एक्स को क्या करने बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, tan का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसका भाई, तो सर्कल का। तो सर्कल का एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब डी आर। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ हाँ भले डाटा आपको 5 की जगह 6 कर देगा, 5 की जगह क्या कर देगा 6, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही देगा, दूसरा कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, अगर देगा तो फिर लॉन्ग में बनेगा ना, तो इसको ऑब्जेक्टिव में देना है तो क्या करेगा, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, ये आर का क्या हो जाएगा 2r, और फिर आर को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई आर का क्या है मान 5, तो 5 दूनी 10 पाई, 10 पाई का क्या है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट। और अगर एक जगह और अगर रहता है, जैसे अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है और अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर दे देता तो क्या करते हैं, तो एरिया में क्या होता है एरिया, तो एरिया का होता है स्क्वायर, तो यूनिट देख के लिख लेना है, एरिया का स्क्वायर हो जाता है और बटे में क्या रेडियस मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा नहीं रहेगा ऑप्शन में, 10 दो को नहीं रहता है, एक ही को रहेगा। द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स इज क्या बोल रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और सर्टेन रेंज ऑफ एक्स, नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, तो एफ डैश एक्स कहने का मतलब क्या होता है कि उसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस सैन एक्स, माइनस सैन एक्स, माइनस सैन एक्स। ठीक है, अब जिसको जीरो से इक्वेट करना है तो जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा कि साइन एक्स बराबर में 1, आप लोग इसको जीरो से इक्वेट करिए वही ना, वही आ जाएगा। साइन को उधर राइट साइड भेज देंगे या तो 1 को राइट साइड भेज देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। अब बताइए कि इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो साइन का मान 1 है। ठीक है, तो साइन का मान 1 है, तो यहाँ से एक्स का मान हम लोग क्या ला सकते हैं, एक्स का मान क्या ला सकते हैं, हाँ एक्स का मान क्या आ जाएगा, तो एक्स साइन के कितना डिग्री मान 1 होता है तो पाई/2, तो एक्स का मान आ गया पाई/2। अब इसका हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे तो साइन स्कीम क्या हो जाएगा, एक्स का मान आया पाई/2, तो यहाँ पाई/2। अब इधर पाई/2 से बड़ा अगर कुछ भी पाई/2 से बड़ा क्या होता है तो 90 डिग्री से बड़ा 120 डिग्री, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, तो उसको एफ डैश एक्स में रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे साइन 120 डिग्री मान, तो साइन का मान तो हमेशा होगा तो मैक्सिमम 1, और छोटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ सोचिए कि मैक्सिमम मान साइन का 1 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ घटा भी देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स में घटाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा अगर मान रहेगा, जीरो से ज़्यादा, अगर जीरो से ज़्यादा मान रहेगा, जीरो से ज़्यादा मान रहेगा तो कितनों भी मान रहे तो जीरो से ज़्यादा ही साइन का मान रहता है, तो जीरो से ज़्यादा मान लेते 0.1 रहेगा। ठीक है, तो अगर 1 में से 0.1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा, और मैक्सिमम मान होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और उससे छोटा भी पॉजिटिव आ जाएगा। आप रख के देख लीजिए कोई भी, जैसे साइन 60 डिग्री मान, ठीक है 90 डिग्री से कम है साइन 60, तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान होता है 1/2 √3/2, तो √3/2 तो 1 से छोटा ही तो है √3/2, तो मतलब 1 है बड़ा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, मतलब ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। चलिए इसको लिख सकते हैं 1/e⁻x प्लस e⁻−x, जैसे 2⁻−1 तो 1/2 लिख सकते हैं, उसी तरह से e⁻−x को e⁻x लिख सकते हैं 1/e⁻x इंटू में dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं नीचे में, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर एक्स का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा जगह की कमी इसलिए हम इधर मैनेज कर ले रहे हैं, प्लस में 1 हो जाएगा। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई के पावर एक्स का स्क्वायर, ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में डी एक्स। अब ई के पावर एक्स को क्या मानना पड़ेगा, जेड मानना पड़ेगा या तो टी मानना पड़ेगा, आप जैसा ही मानते होंगे, एनसीईआरटी में टी मानता है तो कोई दिक्कत नहीं, पुट कर देते हैं, पुट क्या ई के पावर एक्स को क्या मान लेते हैं जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स बराबर डी जेड बाय डी एक्स, डी जेड बाय डी एक्स। यहाँ से एक्स का मान डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर इसको नीचे लाएंगे तो डी जेड बाय डी ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन से आएंगे, क्वेश्चन से आएंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स को क्या माने हैं, तो ई के पावर एक्स को नीचे वाले ई के पावर एक्स को जेड माने तो ऊपर वाले को रख देंगे ई के पावर एक्स, नीचे वाले को जेड माने तो जेड का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में डी एक्स की जगह क्या है, डी एक्स की जगह डी जेड बाई ई के पावर एक्स, डी जेड बाई ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, थोड़ा ध्यान देना है 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस में 1, जेड स्क्वायर प्लस में 1, इसका किसका होता है इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, तो 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स जेड हो जाएगा, टेन इनवर्स जेड क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड। आखिर जेड हम लोग माने किसको थे, तो ई के पावर एक्स को, तो जेड के जगह रख देंगे अगर ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस में सी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये वाला बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। ई के क्वेश्चन नंबर 15 सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो हाँ लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो बहुत लोगों का कहना रहता है आप कैसे सोच लिए, हम नहीं सोचें, आप कैसे सोच लिए वहाँ 1 बाय कोस लिखना है सो, तो हम सोचे ना दोस्त यहाँ 10 में है, 10 में तो 10 में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी तरह 10 में बन जाए, या तो सेक में बन जाए तो हम लोग 10 में बना लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। आप गुना कर सकते हो आराम से, ठीक है, भागा को गुना में बदल के। अब देखिए साइन बाय कोस क्या होता है 10, साइन बाय कोस 10, साइन बाय कोस 10, तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू में डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, 10 स्क्वायर रखता नहीं है बल्कि 10 देता है। अब आप बोलोगे कि हम नहीं जानते हो सच, तो आप 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो चलिए इसको सेक में बदलिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब तो जानते होगा ना फॉर्मूला, तो 10 सेक स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर देने का काम 10 करता है, तो 10x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स मतलब 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में सी, मतलब 10x माइनस एक्स प्लस सी, और ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ माइनस π/2 से π/2, मतलब अगर माइनस से प्लस तक रहे, माइनस से प्लस तक लिमिट रहे तो हम लोगों को माइनस डाल के देखना है, किसमें, तो फंक्शन में माइनस डाल के देखना है। अगर नेगेटिव आया, क्या बोल रहे हैं, माइनस ए से प्लस ए अगर लिमिट रहे तो उसको फंक्शन में डाल के देखना है नेगेटिव। अगर नेगेटिव फंक्शन आया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर नेगेटिव नहीं आया तो उसके इसमें दूसरा कंडीशन होता है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस डाल के देखोगे तो नेगेटिव आना तय है, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर में ओड है, तो उस केस में हो जाता है 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहाँ इवेन रहता, जैसे इवेन रहता तब तो नेगेटिव बाहर नहीं देता, तो उस केस में क्या हो जाता है 0 से π/2, और यहाँ 2 बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ हो जाएगा साइन के पावर। जैसे इवेन रहता कुछ 6 तो 6 हो जाता, तो वो चीज़ बाद की बात है, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स का होता है, 10 इनवर्स एक्स का मतलब उसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। रेंज इसका लिमिट दिया 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 और माइनस 10 इनवर्स 0, तो 10 इनवर्स 0 तो हो जाएगा 0 डिग्री मान, 0 0 खत्म हो जाता है। 10 इनवर्स 1 कितना डिग्री मान होता है, π/4,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिग्री, मतलब सम कर देना ऑर्डर और डिग्री को, दोनों को। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y/dx² इज इक्वल टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज। तो आप लोग को बता दें, सबसे पहले इसको आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब तो पावर में आधा, वो सब चीज़ ना होना चाहिए, मतलब पावर में होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 प्योर न होना चाहिए। यहाँ रूट मतलब हाफ होता है, तो हाफ नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर देते हैं, इस रूट को इधर लाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा ना, स्क्वायर में बदल जाएगा। तो d2y/dx² इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब ऑर्डर किसको बोलते हैं, तो जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन दिखेगा, तो यहाँ कितना बार डिफ्रेंशिएशन है, 2 बार। यहाँ कितना बार डिफ्रेंशिएशन है, 1 बार। तो ज़्यादा बार कितना बार है, मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ 2 बार है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री किसको बोलते हैं, तो ऑर्डर के पावर को देखना है, तो ऑर्डर के पावर में डिग्री, तो यहाँ 2 होगा ना, इधर रूट है तो इधर आएगा 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, दोनों को जोड़ेंगे 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर आई एफ बराबर होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पी तो हम लोगों को देखना होगा ना कि क्या है पी। तो फॉर्मेट होता है dy/dx प्लस पी वाई, तो वाई तो यहाँ है, उसके बगल में क्या है, सेक, तो यहाँ लिख देते हैं सेक एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स और प्लस में 10x। और आपको बता दें कि अगर ई के पावर क्या रहेगा, ई के पावर लॉग अगर x रहे, ई के पावर लॉग x रहे तो इसका मान हो जाता है x। उसी तरह से ई के पावर लॉग x के जगह क्या है, सेक एक्स प्लस 10x, तो इसका मान हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, मतलब कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 टाइप का होता है, वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, फिर क्या होता है, तो लीनियर। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा वेरिएबल सेपरेबल से, अगर उससे बन जाएगा तो ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, तो एक्स वाले को इधर ही रहने देते हैं, dx/x, उसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस में हो जाएगा dy/y। तो 1/x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/x का क्या हो जाएगा, तो log x इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस 1/y का log y, और प्लस में c, प्लस में क्या हो जाएगा c। अब इधर ये माइनस में इधर लाएंगे मतलब लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में log x प्लस में log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब log m प्लस n, अच्छा यहाँ c लिखें या तो log c लिखें, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है, log m इंटू n, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ log c ही लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, log c लिख देते हैं, log c। तो यहाँ log कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, एक्स वाई इज इक्वल टू c, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, इफ़ द वेक्टर ai प्लस 3j माइनस 2k एंड 3i माइनस 4j प्लस bk आर कोलिनियर देन a, b। बोल रहा है दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो a और b का मान फाइंड करना है। तो कोलिनियर का क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर a1 क्या है, ये तो ये लिख देते हैं, बाय ये 2, तो ये 2 की जगह क्या है 3 इज इक्वल टू b1/b2 मतलब 3 बाय b2 की जगह क्या माइनस में 4 इज इक्वल टू c1/c2 मतलब -2 और बटे में b। तो चलिए यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। बोल रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसको इक्वेट कर देते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 3/-4। अब आप बोलोगे इसको और इसको क्यों नहीं इक्वेट किए, ये इसको और इसको, तो इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का मान ही नहीं आएगा।
तो इसको आप कैचिया गुना मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए के पावर 3 को 3 से 9 बटे में -4, तो ए का मान तो आ गया 9 बटे -4, तो अच्छा -9/4 ना आया, यहाँ माइनस है तो -9/4 आया, लेकिन -9/4 तो दो जगह दिख रहा है, यहाँ भी। तो अब हम लोगों को b का मान निकालना होगा, तो इसको भी इसको साथ इक्वेट कर देंगे। तो 3/-4 इज इक्वल टू -2 और बटे में ये, तो माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ना, a बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 ये यहाँ रहेगा तो 3 फिर भागा में आ जाएगा, तो 8/3 तो -9/4 और 8/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है इफ़ ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ए लैम्बडा इज नॉन जीरो स्केलर लैम्बडा ए वेक्टर विल बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1। तो चलिए बोल रहा है यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्बडा का मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, अच्छा बोल रहा है ये वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर नहीं है, जेकर मैग्नीट्यूड क्या है ये, तो ए का मैग्नीट्यूड ये इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा, इस गुना में है लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, तो मतलब लैम्बडा जो है मोड ऑफ लैम्बडा है इधर गुना में, तो इधर लाएंगे भागा में हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए ऑन बी हम यहाँ फॉर्मूला बता देते हैं, ए ऑन बी तो ये डॉट बी, तो वन के बाद जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देना है, उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर देना डिवाइड। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में करते हैं, तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, यहाँ का आई वाले को आई वाले के साथ गुना करेंगे 2, जे वाले को जे वाले के साथ -9 हो जाएगा, के वाले को के वाले के साथ, तो सच कितना हो जाएगा 42 ना, तो प्लस में 42 डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर तो यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस के पहले वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं, 42 दूनी 44, 44 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 44 में आपका 9 जाएगा तो बचेगा 25 ना बचेगा, हाँ 25 बचेगा। फिर इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 40 और 9 49, तो यहाँ 25/49 मतलब यहाँ आ जाएगा आपका, अच्छा थोड़ा ध्यान से देखना है, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, 44 में 9 जाएगा तो अच्छा हाँ यहाँ 35 ना होगा जी, यहाँ 25 थोड़े होगा, 35 को घटाओगे तो ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो 35 बटे में 49 का स्क्वायर रूट मतलब क्या हो जाएगा 7, तो 7 × 5 = 35 कटेगा तो आ जाएगा 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है ए बी सी और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन द लाइन। तो एंगल निकालते हैं क्या, cos थीटा बराबर A1 A2 मतलब A1 A2 मतलब क्या, पहला का डायरेक्शन रेशियो को क्या बोलते हैं A1, दूसरा का क्या बोलते हैं A2। पहला डायरेक्शन रेशियो जो B है तो उसको B1, इसको क्या बोलेंगे B2, C1 इसको क्या बोलेंगे C2। तो A1 A2 गुना करते तो ये इंटू B माइनस में C प्लस B1 B2, तो B1 के जगह B है, B2 के जगह C माइनस ये प्लस C1 C2, तो C1 के जगह C, C2 के जगह A माइनस B। अब आपको बता दें कि नीचे वाले को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या है थोड़ा ध्यान लगाना है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर रूट अंडर B माइनस C का स्क्वायर B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर, ऐसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो आज कट जाएगा, कट के आ जाएगा 0, जैसे ये B, इसको इससे गुना करेंगे माइनस में हो जाएगा AC, इसको इससे गुना करते हैं तो प्लस में हो जाएगा BC, इसको B से इसे A से गुना करते हैं तो BA लिखें या तो AB लिखें, बात बराबर है। C को A से गुना करेंगे प्लस CA हो जाएगा, या तो AC लिख सकते हो, C को B से माइनस में BC। अब देखिए ये भी कट गया
और बी ए बी और बी ए एक ही चीज़ होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये सी और सी ये देखिए कट गया, प्लस माइनस बी सी और बी सी कट गया, तो ऊपर में आ गया जीरो, तो नीचे में तो कुछ भी आ जाए उससे वो क्या मतलब, ऊपर में जीरो आ रहा है मतलब कोस थीटा बराबर जीरो। हाँ, बशर्ते नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। तो कोस क्या आ गया, तो जीरो बटे समथिंग आ गया, मतलब जीरो बटे कुछ भी आ सकता है। तो कोस थीटा में जीरो, तो थीटा का मान क्या यहाँ हो जाएगा, कोस के किस एंगल पर जीरो होता है थीटा का मान, तो π/2, π/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइन। हाँ, तो अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है, तो उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज का जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इसका आप लोग कंडीशन पड़े होगा कि अगर पैरेलल है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, अगर परपेंडिकुलर रहता तब तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक कंडीशन और रहता है, अगर पैरेलल है तो हो जाता है क्या कि A क्रॉस B बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, ऐसा भी दे सकता है। और क्या हो सकता है कि A डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, कब, जब परपेंडिकुलर होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका लॉन्ग बनेगा, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, मदर फादर एंड सन लाई अप एट द रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर, मतलब फैमिली पिक्चर देखने के लिए खड़ा है, कहाँ, तो लाइन में खड़ा है। इफ ई दिया गया इवेंट सन ऑन इंड, मतलब जो सन है, बेटा है, जो एक इंड में है, कोई भी इंड हो सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। फादर इज मिडिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस किससे बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस को 6 को बन सकता है, चलिए हम एक एक करके लिख देते हैं। हो सकता है मदर हो, मतलब मदर जो है वो शुरुआती में होगा, फिर फादर, फिर सन, फिर हो सकता है मदर होगा, फिर सन हो सकता है, फिर फादर हो सकता है। इसी तरह से क्या हो सकता है, मदर को अब हटा देते हैं, अब लाते हैं फादर को, तो फादर मदर सन हो सकता है, फिर फादर सन मदर हो सकता है। उसी तरह से अब सन को लाते हैं, तो सन मदर फादर, फिर क्या हो जाएगा, सन फादर मदर। इतना 6 कंडीशन होता है, 6 कंडीशन क्या हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, ई जो इवेंट्स है उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डायरेक्ट हम लोग। क्या बोल रहा है, सन ऑन इंड, मतलब किसी एक इंड में क्या होना चाहिए, तो सन होना चाहिए। तो सन इंड में एक यहाँ है, और सन इंड में एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, यहाँ सन इंड कितना बार है, तो 4 बार है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, मतलब 4 बार है तो 4, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कॉमन कैसे मिलाओगे, जब तक लिखोगे नहीं तब तक। चलिए इवेंट्स को लिख ही देते हैं, इवेंट्स को लिखते हैं, 4 गो है तो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 गो। लिखना भी संभव यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, MFS और फिर FMS, SMF और SFM, ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसी तरह से F इवेंट्स, तो F के लिए क्या हो जाएगा, F में क्या बोल रहा है कि फादर होना चाहिए मिडिल में, तो फादर मिडिल में कहाँ कहाँ है, फादर मिडिल में एक यहाँ पर है, और फादर मिडिल कहाँ है, तो फादर मिडिल एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं MFS और SFM, ये हो गया। तो हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है, तो कॉमन कितना है, एगो A कॉमन है, MFS और SFM, मतलब 2 को कॉमन है, तो 2 बटे डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, 2 बटे में क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो F का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, F मतलब 1 2, क्या है 2 गो है, अच्छा इसका होना चाहिए 2 बटे क्या, तो 2/6, और इसका भी होना चाहिए 2/6, कटेगा तो आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। थोड़ा यहाँ बनाने में थोड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
27 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, मतलब ए नहीं तो मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो इसको यहाँ निकालना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी हम निकाल के बता ही देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दिया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, तो मतलब 1 माइनस 0.2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में 0.2 जाएगा तो 0.8 बचेगा, ठीक है। तो 0.8 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब बोल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया गया 0.4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, या तो बी बाई ए रही, ऊपर में तो इंटरसेक्शन ही रहता है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखें या तो बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अच्छा नीचे में ये है ना, तो प्रोबेबिलिटी ए आ गया है 0.8, तो 0.8 इंटू में क्या हो जाएगा 0.4, तो 8 चेक 32, मतलब 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.32 याद रखना है, 0.32 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो ऊपर में होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अभी हम लोगों को आया था 0.32 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला मतलब बी का, तो बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5। इसको यहाँ से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, 2 तो 0 बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, मतलब 4 पचे 20, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 अभी आप लोगों को पेंडिंग में रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बाकी हम इसको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, इसमें भी थोड़ा लॉन्ग बनेगा, पहले इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग बनेगा, ठीक है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं दिया, ए इंटरसेक्शन भी नहीं दिया, बल्कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ना ही तो ए यूनियन ना ही तो बी दे दिया गया, फिर बहुत लंबा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 30 नंबर आपको बता देते हैं। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट 0,3, मतलब हम समझा दे रहे हैं 1 1 3,0, लेट जेड बराबर पी एक्स की वाई वेयर पी की 0 से बड़ा, देन कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट 3,0 एंड 1,1। मतलब पूरा बात अगर निचोड़ के हम लोग देखें तो क्या बोलना चाह रहा है कि फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट आप लोगों को दिया गया है 0 3 1 1 3 0, ठीक है, वो चीज़ दिया गया, फिजिबल रीजन का हर एक कॉर्नर पॉइंट दिया गया है। बोल रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रहा है मिनिमम वैल्यू। अच्छा, आपको बोल देंगे अगर मिनिमम वैल्यू 3,0 पर भी आ रहा है और 1,0 पर भी आ रहा है, तो आप क्या समझोगे कि दोनों पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। अगर एक वैल्यू कम रहेगा तो मिनिमम सबसे एक ही पॉइंट पर हो जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट वाला मिनिमम नहीं रहेगा। तो उसी तरह से दोनों यहाँ पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट पर सेम ही वैल्यू आ रहा होगा, इसीलिए वो मिनिमम 2 पॉइंट निकल गया। तो ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं जेड बराबर पी एक्स प्लस की वाई। तो पी एक्स की जगह क्या है 3, तो 3 और प्लस की वाई, तो वाई की जगह 0 है, तो इधर लिखे ना लिखे 0 ही हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या आ गया 3p, जेड बराबर 3p। और एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, तो जेड बराबर क्या होना चाहिए पी एक्स प्लस की वाई, तो यहाँ इसको रखते हैं p, एक्स की जगह 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, इसको यहाँ रखते हैं q इंटू 1 यानी q ही रहेगा। तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड तो ऑब्वियसली बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लिखेंगे 3p बराबर में p प्लस क्यू, यहाँ से सॉल्व कर दोगे बस आंसर हम लोगों को आ जाएगा। p को इधर राइट साइड बुला लेते हैं, लेफ्ट साइड बुलाते हैं, तो 3p में p जाएगा तो बचेगा 2p इज इक्वल टू माइनस में q, 2p इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ p प्लस क्यू ना होगा तो यहाँ q हो जाएगा प्लस में। अब हम लोगों को रिलेशन दिया गया p बराबर q/2, तो यहाँ 2 है इधर गुना में, इधर लाएंगे भागा में बच जाएगा, तो आ जाएगा p बराबर q/2, p बराबर
Q/2 ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि आपका PDF मिल चुका है टेलीग्राम ग्रुप में सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। खैर वहाँ क्वालिटी आपका अच्छा नहीं आया होगा तो फिर से हम PDF उसका सेंड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई कर